आज का आपका टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज 3-4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसे गठित हुई, ठीक है, कितने मेंबर्स से, सब हमने पढ़ लिया था। सेशंस कब हुआ? पहला सेशन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? 9 दिसंबर 1946। ओके, तो आज हम देखेंगे सेलिंग फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। देन हम पढ़ेंगे क्या? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वील मूव ऑन टू शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे आज ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे आज। ठीक, तो पहला हाँ, समझा तो देती हूँ ना, समझ में तो आ ही रहा है ना। तो जल्दी जल्दी एक टॉपिक मैंने खत्म किया क्या आपका? हाँ, अब हमको जैसे बोला गया है कि इसको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, वो बात आप सर से करिए जाकर के। टॉपिक्स असाइंड है, आप ही का फायदा है इसमें। आपको ना समझ में आया तब आप बोलना। ठीक, तो पहला हमारा जो फीचर है वो है लेंग्दियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंग्दियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग नोट कर लो। अच्छा, सब बोलते हैं इट इज अ वेरी बल्की कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई रीजन होगा इसका कि क्यों इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना। रीजन ये था कि बहुत एक तो जो टेरिटरी है इंडिया की वो बहुत बड़ी है। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। इस वजह से ज्योग्राफिकल साइज बड़ा होने की वजह से भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि है। सेकेंड, एक जो कहा जाता है कि डोमिनेटेड बाय लॉयर्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट इज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स। ठीक, तो लॉयर जहां पे भी होंगे तो वहां पे चीजों को वो एक शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो हर चीज में देयरफॉर, हाउएवर ये लगा के बड़ा कर देंगे उसको, लीगल प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे उसमें। क्लियर है ये चीज? तो इस वजह से भी आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बल्कि है, तो इसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 50% लिया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक्ट था। तो क्योंकि वो इंडियंस के लिए ही लिखा गया था तो उससे 50% हमने उसको कॉपी किया है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर आपका हो जाएगा लेंग्दियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेथड है ये कहां से लिया है? ये लिया है यूएस से। ठीक है, जहां पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कम होता है। जैसे यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे अमेंडमेंट करना आसान नहीं है। अभी तक 7, 8 या 9 अमेंडमेंट्स हुए होंगे जब से यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, वहां पे अमेंडमेंट्स करना आसान है। ठीक, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी और रिजिडिटी भी। क्लियर है? वो आगे जब अभी हम फेडरल फीचर्स पढ़ेंगे तब उसको हम कर लेंगे। तो ये आपने समझ में आ गया इसको। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिख लीजिए, वेरियस सोर्सेस ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। नेक्स्ट फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो ये आप सभी को आंसर पता है इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ब्रिटेन से फीचर्स लिए गए, क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिए गए? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। वो अभी जब हम सोर्सेस करेंगे तब उसको पूरा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट फीचर आप लिखो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ये मोस्ट रिजिड है, यहाँ पे आपको जल्दी अमेंडमेंट नहीं मिलेगा, अमेंडमेंट करना यहाँ पे बहुत टफ है। नेक्स्ट आपका जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वहां पे आप इजिली अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं जिसके लिए सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हो। लेकिन जो कुछ और प्रोविजन जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपने पढ़ा होगा, केशवानंदा भारती जिनकी डेथ हो गई रिसेंटली, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया था। अमेंडमेंट करना बहुत टफ है,
कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और 50% ऑफ स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए। मेजोरिटी कितने टाइप की है वो मैं भी आपको बताऊंगी। क्लियर? ये क्लियर है आपको? वेरियस सोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो इसमें फेडरल फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट थिंग इज राइट डाउन द फेडरल फीचर्स। ये फेडरल सिस्टम है, इसमें यूनिटरी बायस आपको दिखेगा। फेडरल सिस्टम है बट जो यूनियन है आपका वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहला जो फेडरल फीचर है वो है डुअल गवर्नमेंट। वी हैव गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। क्लियर? डुअल गवर्नमेंट। एंड देन आपका आ जाएगा डिवीजन ऑफ पावर। डुअल गवर्नमेंट विद, जब डुअल गवर्नमेंट होगा तो इन दोनों के बीच में, जब दो पावर सेंटर्स दिए गए हैं तो इन दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर भी होगा, सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। अच्छा, डिवीजन ऑफ पावर किस शेड्यूल में दिया गया है, कोई बताएगा? इन 7th शेड्यूल। तो इसमें आपकी जो लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन के पास कौन से मैटर्स होंगे? मैटर्स रिलेटेड टू डिफेंस, मैटर्स रिलेटेड टू you can say atomic energy, matters related to the foreign affairs, ये सारे होंगे यूनियन के पास। स्टेट के पास क्या होंगे? मैटर रिलेटेड टू वाटर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ओके, पुलिस का जो मैटर है वो स्टेट के पास भी अपनी खुद की पुलिस होती है। ठीक, इनके पास ऑल इंडिया सर्विसेज है, यूनियन के पास ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी हैं? 3, IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, नॉट फॉरेन सर्विसेज। हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात मैं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज, और वो 3 है। क्लियर योर फैक्ट्स फर्स्ट। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, IAS, IPS एंड IFS, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्लियर? ये ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, बाकी सारी सिविल सर्विसेज हैं, बट ऑल इंडिया सर्विसेज 3 ही है। ठीक है, तो ये इस पे डिबेट बाद में करेंगे, पहले हम अपना जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद तब करिएगा जब आप बन जाइएगा कि आपको ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज में, ग्रुप बी में जाना है, सी में जाना है, वो तब डिसाइड करिएगा। वो तो रैंक डिसाइड करेगी, आप क्या डिसाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक फेडरल फीचर हुआ? जब आपको कोई भी चीज परमानेंट बनानी, लाइक इसको आप बहुत आसानी से भी नहीं कर सकते हो चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर तो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो रिटन क्यों किया गया इसे? टू इंश्योर द परमानेंस, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी। पीछे आप पढ़ाएंगे आपके सर ऑल इंडिया सर्विसेज, देन शट अप योर माउथ। ओके, पहले मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। तो आपको ये पता है कि किस लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किया गया? टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड परमानेंस, ताकि कोई, जैसे अभी पावर में कौन है? बीजेपी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ना कर सके। पहले पावर में कौन था? कांग्रेस। अगर ये ना होता तो उनके जो मन में आता कॉन्स्टिट्यूशन में वो डालते, जो मन में आता निकाल देते। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट इज अ फेडरल फीचर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर टू इंश्योर परमानेंस एंड स्टेबिलिटी। क्लियर? Write down, written constitution is there to ensure permanence and stability and to remove the fear, and to remove the fear. fear किस चीज का? कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है किसी और पार्टी के पावर में आने से। क्लियर? नेक्स्ट फीचर लिखिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर, योर सुप्रीमेसी ऑफ द Constitution. Supremacy of the Constitution. Next is independence of judiciary.
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो आपका जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको इंश्योर कौन कर रहा है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मालूम है ये बात? तो सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। Whenever someone tries to violate the constitution, Supreme Court is protecting our constitution. So write down, supremacy of constitution is ensured by independence of judiciary. As we know that Supreme Court is the guardian of the constitution. Then next is your rigid constitution. Rigid constitution, ये भी आपका फेडरल फीचर है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। तो फ्लेक्सिबल जो है वो यूनिटरी फीचर है, क्लियर, एंड रिजिड इज अवर फेडरल फीचर। तो अभी हम कर रहे हैं फेडरल फीचर। नेक्स्ट इज bicameralism at union level. Bicameralism at union level. एक आपकी राज्यसभा है, एक आपकी लोकसभा है। राज्यसभा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ओके, एंड दिस इज योर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो हो रहा है, यहां पे फॉलो हो रहा है। इन राज्यसभा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज फॉलोड, क्लियर। अच्छा, लोकसभा में सीटें कितनी है अभी? राज्यसभा में 245, ओके। देन नेक्स्ट इज योर, अच्छा, राज्यसभा में जो लोग हैं, राज्यसभा में जो भी लीडर्स हैं आपके, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, तो वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे हो। उसमें लोग कैसे आ रहे हैं? पीपल विद सम एक्सपर्टीज, किसी एक एक्सपर्ट टीचर की वजह से वो आ रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक के फील्ड में हो, क्रिकेट की फील्ड में हो, लिटरेचर की फील्ड में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पॉपुलर लीडर्स होंगे वही हमारे पार्लियामेंट में जाके बैठ सकते हैं। जो एलीट ग्रुप है उनके लिए ये राज्यसभा है, ताकि उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। एग्जाम्पल देंगे किसी लीडर का? अरुण जेटली याद है? ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा? राज्यसभा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया था कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। अभी मैंने बताया था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। कितने टाइप की मेजोरिटी है ये समझिए, 4 टाइप की मेजोरिटी है, ठीक है। फर्स्ट इज योर सिंपल मेजोरिटी, सेकेंड इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, थर्ड इज इफेक्टिव मेजोरिटी, एंड फोर्थ इज योर स्पेशल मेजोरिटी। तो पहले सिंपल मेजोरिटी को समझते हैं, क्लियर। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या है? मान लीजिए अभी यहाँ की स्ट्रेंथ कितनी है? 200 मान लीजिए, एज्यूम कर 100 एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर। 100 स्ट्रेंथ है, तो जो सिंपल मेजोरिटी है इट इज 100/2 + 1। दिस इज योर सिंपल मेजोरिटी, क्लियर है। जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे +1। लाइक लोकसभा में जितनी स्ट्रेंथ उस टाइम पे होगी उसको 2 से डिवाइड करके +1, जितनी भी स्ट्रेंथ है, ठीक। ये आप लिख लो पहले, सॉरी, जितनी भी स्ट्रेंथ है प्लस वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। मान लीजिए 100 प्रेजेंट है, वोट कितने कर रहे हैं? 90, ठीक है। तो जितने प्रेजेंट है और जितने वोट कर रहे हैं उन दोनों का जब हम एवरेज ले लेंगे, सॉरी बाय 2 ले लेंगे, सॉरी बाय 2 कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, लाइक कितने वोट कर रहे हैं? अभी वोट कर रहे हैं 90, तो 90/2 + 1, ये आपका हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी।
देन नेक्स्ट आपका है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये मैंने उल्टा बता दिया। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो है टोटल स्ट्रेंथ बाय 2 + 1। जितने लोग हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जितनी स्ट्रेंथ है बाय 2 + 1, ये आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गई। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हुई? मान लीजिए कि यहाँ पे 10 सीटें अभी खाली है, 10 लोग नहीं आए हुए हैं, 100 स्ट्रेंथ है, 10 नहीं आए हुए हैं, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे 10 लोग इसमें से बाय 2 + 1। इफेक्टिव मेजोरिटी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिंपल एब्सोल्यूट और स्पेशल मेजोरिटी, क्लियर? अब स्पेशल मेजोरिटी जब हम देखेंगे तो इसमें हमको एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए, और क्या चाहिए? 2/3 ऑफ present and voting, 2/3 of people present and voting, absolute majority with 2/3 of the members present and voting, ये आपकी हो जाएगी स्पेशल मेजोरिटी। तो कुछ जो प्रोविजन, जो रिजिड प्रोविजंस हैं, उनको हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे हम अमेंड कर सकते हैं? स्पेशल मेजोरिटी से। क्लियर? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट फीचर्स लिखिए, यूनिटरी फीचर्स। क्या थर्ड वाला? इफेक्टिव। जितने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग नहीं आए हुए हैं, तो जितनी स्ट्रेंथ है उसमें से 20 माइनस कर देंगे बाय 2 + 1, ये आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगी। हाँ, इसको यही प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझिए। हाँ, स्ट्रेंथ क्या, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, पहले हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी ले रहे हैं ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी के साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो लोग हैं उनका 2/3 ये है। ओके, देन नेक्स्ट मूव ऑन यूनिटरी फीचर्स। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग सेंटर। फर्स्ट इज योर यूनिटरी फीचर्स में फर्स्ट फीचर डालिए स्ट्रॉन्ग सेंटर। That means more powers to the center. This is your unitary features. Second is single constitution. Single constitution. We have single constitution, and in US they have dual constitution and dual citizenship also. Dual constitution or only dual citizenship? Dual citizenship. Okay, so we have dual citizenship. They have dual citizenship. क्या? डुअल सिटीजनशिप मीन्स अमेरिका की अगर हम बात लें, बैठ जाइए, अमेरिका में अगर आप रह रहे हो, ठीक है, तो आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो, तो आपके पास कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप है और यूएस की भी सिटीजनशिप है, दोनों सिटीजनशिप है। इंडिया में क्या आपके पास यूपी की कोई सिटीजनशिप है? अभी तक नहीं है, ठीक, आने वाले टाइम में भी नहीं होगी। कि हो सकते हैं, यूनिटरी फीचर है, पता नहीं, ठीक। नेक्स्ट लिखिए पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज योर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, दैट इज रिटन इन योर आर्टिकल 153। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 153। अच्छा, गवर्नर जो है ये वो यूनिटरी फीचर कैसे हो गया? ओके, देखिए गवर्नर जो है वो एक तरीके से आपका जो स्टेट में काम कर रहे हैं गवर्नर, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? यूनियन के। सो दे आर एम्पावरिंग द सेंटर, दे आर वर्किंग फॉर द सेंटर, ठीक, लिख लिया ना अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। एंड देन नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स टू प्रेसिडेंट। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स टू द प्रेसिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। No territorial integrity of states. No territorial integrity of states. That means union has the power to amend the state, territory of state, to remove the name, to change the name,
टू ऑल्टर द बाउंड्रीज, किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 3(1) is the India, that is Bharat shall be a union of states. Okay. Next is emergency provisions. Emergency provisions. So इंडिया में कितने टाइप की इमरजेंसीज हैं? 3. फर्स्ट इज योर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, लिख लीजिए. Second is your president's rule, we can say that. Article 356. And third is your financial emergency. Article 360. इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी है? प्रेसिडेंट्स रूल यूपी में लगा है? लगा है. सबसे ज्यादा कहां पर है? मणिपुर. मणिपुर recently in news. Manipur becomes a state with maximum number of president rule. Next, all India services. All India services. Next is your Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General of India, CAG. इनका काम क्या होता है? To audit the account of union और states. यूनियन और स्टेट्स दोनों के अकाउंट्स का ये ऑडिट कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट लिखिए. सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर. नेक्स्ट इज योर फाइनेंस कमीशन. सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज योर फाइनेंस कमीशन. ठीक है, तो ये आपके फेडरल और यूनिटरी फीचर्स दोनों हो गए. नेक्स्ट फीचर आप लिख लो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So first is presence of nominal and real executive. Who is nominal head? President. And real it is Prime Minister. Clear? What is Article 75? Collective responsibility of executive to legislature. Article 75 tells us collective responsibility of executive to legislature. मैंने जब आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया था तो मैंने क्या बताया था? We have came from supremacy of executive to supremacy of legislature. पहले क्या था? supremacy of executive. अब क्या है? supremacy of legislature. Clear? और क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म का फीचर होगा? मेजॉरिटी पार्टी रूल. मेजॉरिटी पार्टी रूल. मेजॉरिटी बनने के लिए कितनी सीट चाहिए? 273. अभी अभी इलेक्शन हुआ, भूल गए? 273 प्लस 273. ओके. नेक्स्ट इज लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर over the chief ministers. Leadership of the prime minister over the chief ministers.
And your next point is dissolution of the lower house of the parliament. Dissolution of the lower house of the parliament. अच्छा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है हमने कहां से लिया? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से लिया। वहां पे रिपब्लिक है कि मोनार्की है? तो रिपब्लिक मीन्स योर हेड इज इलेक्टेड। हाँ, रिपब्लिक मीन्स हेड इज इलेक्टेड। तो इंडिया में जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। उनका भी इलेक्शन है, बी इट इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट देयर इज अ इलेक्शन प्रोसीजर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। और ब्रिटेन में क्या है? मोनार्की है, डायनेस्टी चलती आ रही है। ओके, तो देयर इज नो इलेक्शन प्रोसीजर फॉर टू इलेक्ट द मोनार्क। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? वहां पे क्या है? वहां पे जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। क्लियर है? और यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहां पे जुडिशियल रिव्यू का आपको फंक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू आपको मिलेगा। मैंने बोला ना, सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा फीचर कोई भी ऐसी पॉलिसी लाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, सो वी हैव सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट। जुडिशियल रिव्यू की पावर यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये अलग है ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट। नेक्स्ट फीचर है आपका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी विद जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए, जुडिशियल रिव्यू यहां पे है। क्लियर? तो पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उनके ऊपर उनका गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इज कंट्रोलिंग और चेकिंग द पार्लियामेंट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्लियर? Then your next feature is independent and integrated judiciary. Independent and integrated judiciary. इंडिपेंडेंट एंड जुडिशरी, सेकेंड वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, तीनों में सबसे ऊपर कौन है? एपेक्स कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? फिर आपका हाई कोर्ट, देन आपका लोअर कोर्ट। लेकिन तीनों का जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम है और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपको अगर मैंने बताया था जब मैं ट्रिब्यूनल्स पढ़ा रही थी, तो पहले आपको किसके पास जाना पड़ेगा? ट्रिब्यूनल्स के लिए आपको अपनी कंप्लेन के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा लोअर कोर्ट, फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। वहां से अगर आप नहीं सेटिस्फाई हुए तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर? तो ये लिख लीजिए, same laws throughout all the courts. Same laws throughout all the courts. Then आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट फीचर। ये सारे सेलिएंट फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। सो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया? यूएसए। यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है उसके जो 10 अमेंडमेंट्स थे हमने वो एज इट इज फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में ले लिए। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया? यूएसए से। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपको आपकी फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। आर्टिकल 12 टू 35। और ये आपको मिलेंगे किसमें? पार्ट 3। In part 3 of the constitution, from article 12 to article 35, we have our fundamental rights. They are justiciable in nature or not? They are justiciable in nature. सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे they are non justiciable. इमरजेंसी के टाइम पे आपको justiciable नहीं है। अगर आपके किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 32। बी आर अम्बेडकर ने 32 आर्टिकल के लिए क्या बोला गया? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो आर्टिकल 32 में क्या कर सकते हैं, वो रिट, जो कोर्ट रिट इशू करती है। क्लियर? उसके बारे में तब पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे या फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया? आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब आपका ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो मेंबर्स थे, फाउंडिंग फादर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे, उन्होंने जब ये प्रिंसिपल्स को बनाया तो उन्होंने ये एक डायरेक्शन दिया था किसको? आने वाली गवर्नमेंट्स को, आगे आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, वी जस्ट बिकेम इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, टू मेक इंडिया वेलफेयर स्टेट, क्लियर, इसके लिए एक डायरेक्शन दिया था फ्यूचर गवर्नमेंट्स को कि जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हों तब आप इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाइए। ठीक, तो ये तब इस तरीके से इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ये क्या दिखाता है, ये हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनको कितना भरोसा था अपनी आने वाली जनरेशंस पे, इट शोज दैट। क्लियर? अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिशिएबल है या नहीं है? नॉन जस्टिशिएबल। क्लियर? They are non-justiciable in nature. किस कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कोई बताएगा? मतलब इन नेचर कैसा था? सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल। सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी? नहीं थी। इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंदिरा गांधी जी जो थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसको अपॉइंट किया? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने रिकमेंड की, तो ये ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड में, जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन नहीं मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स की बात सबने करी है, सबने यूएस से लिया है। यूएस ने ही पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न लिखा था और फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स की बात भी यूएस ने की थी, सबने यूएस से बोरो किया है। ठीक, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? हमने लिया है रशिया से, बिकॉज इट इज अ सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिज्म मीन्स कॉमन ओनरशिप। ठीक है, तो रशिया से हमने लिया है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको नहीं मिलेगा ये। वहां पे ये कि अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास कुछ ड्यूटीज भी हैं जो आपको निभानी है अपने स्टेट में, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। लिखिए, इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट ऐड हो गया? पार्ट 4A। कितनी पहले प्राइमरीली कितनी ड्यूटीज ऐड की गई? 10 ड्यूटीज प्राइमरीली ऐड की गई। और रिसेंटली 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें आपकी 11th ड्यूटी ऐड की गई। अच्छा, ये जस्टिशिएबल है कि नहीं ड्यूटीज? अगर आपने कोई भी, मान लीजिए अगर किसी ने भी नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं की, तो क्या कोर्ट उस पर रिट इशू कर सकता है? नहीं, नॉन जस्टिशिएबल। फंडामेंटल ड्यूटीज में वुमेन की रिस्पेक्ट करना भी लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो आधे जनता कोर्ट जेल में होती। बट आई थिंक रिस्पेक्टिंग मेन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन। ओके, तो रिस्पेक्टिंग वुमेन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी एंड दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ये ओरिजिनली ये वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स में कहीं इसकी बात की गई है? नहीं की गई है? की गई है ना? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल राइट्स में ये बात की गई है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में बात की गई सेक्युलरिज्म की, तो क्या जरूरत थी ऐड करने की प्रियम्बल में? ऐड कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या जरूरत थी ऐड करने की? ये लक्ष्मीकांत में लिखा है? लिखा है? विद्युत चक्रवर्ती की किताब जो आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, इसलिए मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में नाम बताया था किताब का, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बाय विद्युत चक्रवर्ती। क्लियर? कि जो ये वर्ड्स ऐड किए गए, ऑल्दो इनका प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स आपके ये दिखा रहा है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, और हमारी जो सेक्युलर की जो डेफिनेशन है वो वेस्टर्न बताएगा कोई? सेक्युलर की जो डेफिनेशन है हमारी वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है। ऐसा नहीं है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में पूरा सेपरेशन कर दिया गया है, यहां पे ऐसा नहीं है। वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। क्लियर? तो सेक्युलर वर्ड वाज एडेड इन प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। जब आप अपने आर्टिकल्स देखोगे, आर्टिकल कौन से? 14, आर्टिकल 15, 16 एंड 25 से 30 के बीच में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। डिस्क्रिमिनेशन एंड करने की बात हो रही है, क्लियर? इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है फॉर ऑल पीपल, फॉर द पीपल ऑफ एवरी रिलीजन, एवरी कल्चर। क्लियर? फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, इसमें लिख लीजिए, वी गेव ऑल द रिलीजन्स इक्वल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। वी गेव ऑल द रिलीजन इक्वल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ब्रिटिशर्स ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया था, लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया हमेशा। क्लियर? जितने भी वो रेगुलेटिंग एक्ट्स लेके आए, काउंसिल एक्ट्स लेके आए, क्या मिला हमें? लिमिटेड फ्रेंचाइज। बी आर अम्बेडकर ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया और हमें दिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पहले जो उम्र थी वो थी 21 ईयर्स, उसको कम करके 18 कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप क्या इंश्योर कर रहा है? ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। क्लियर? योर कल्चर माइट बी डिफरेंट, योर रिलीजन माइट बी डिफरेंट, बट यूर ऑल आर इंडियंस। किसने ये बोला था कि जब आप सिनेमा हॉल्स में जाओ तो जनगण मन प्ले होना चाहिए? किसने बोला था? अभी रिसेंटली हुआ ना ये, जस्टिस दीपक मिश्रा का नाम सुना है? इससे एक और चीज पता चली, ही इज परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो इंडिया में एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और जुडिशरी भी कभी कभी। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर से ज्यादा सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, दो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। समझ में आ रहे हैं? जैसे एग्जीक्यूटिव क्या बनाता है? ऑर्डिनेंस, तो वो लेजिस्लेटिव फंक्शन है ना उनका, तो ये चीज भी समझिए। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर्स दे रहा है, ऑर्डर्स देना, पॉलिसी बनाना काम किसका है? लेजिस्लेचर का। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो डूइंग दैट। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो यूएस की तरह नहीं है कि स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। क्लियर? तो आपका हो गया सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंट बॉडीज का एस्टैब्लिशमेंट। इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक योर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज,
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 से 325, ये आपके इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है कि नहीं? इंडिपेंडेंट बॉडी, क्लियर। नेक्स्ट फीचर आपका है इमरजेंसी, तो हो गया ना फीचर आपका। हाँ, इमरजेंसी 3 टाइप का मैंने आपको बता दिया, वो उसी टाइम पे जब हम फेडरल फीचर्स की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट फीचर आपका है इमरजेंसी प्रोविजंस। फिर आपका नेक्स्ट फीचर है 3 टियर गवर्नमेंट, 3 टियर गवर्नमेंट। थ्री टियर गवर्नमेंट कब से बना अपने इंडिया में यूनियन लेवल पे? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 3-4 क्लास पहले पढ़ा है हमने, जब आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च किया गया। क्लियर, लिखिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो अब यहाँ पे हायरार्की क्या हो गई? यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल, इन तीनों लेवल्स पे आपके पास गवर्नमेंट है। दिस इज योर 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम। फर्स्ट किसने अडॉप्ट किया था? राजस्थान। ओके, अच्छा 73rd में तो आपकी पंचायती राज ऐड हुई, 74th में क्या ऐड हुआ? म्युनिसिपैलिटीज। ओके, लास्ट आपका है टू फॉर्म एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B एंड आर्टिकल 19 टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैंने लास्ट क्लास में क्रिटिसिज्म बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं? क्रिटिसिज्म लिखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या होगा? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बैग ऑफ बोरोइंग्स। फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉपी पेस्ट किया गया है। बट बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था? वी हैव रैंसैक्ड ऑल द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। रैंसैक मींस जितना भी अच्छी चीजें थी, अच्छे प्रोविजंस थे, उनको हमने अडॉप्ट किया और अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे अभी आपने देखा कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स भी लिया यूएस से, पर हमारे यहाँ पे बहुत रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्लियर? पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का लिया हमने ब्रिटेन से, लेकिन हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है। क्लियर? हाँ, जुडिशियल रिव्यू भी हमने वहां यूएस से लिया है। क्लियर? वो अभी जब हम सोर्सेस पढ़ेंगे तब उसे कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड क्रिटिसिज्म क्या होगा? इट इज अन इंडियन इन नेचर। अन इंडियन इन नेचर। अन इंडियन क्यों बोला? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी आपकी, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहीं पे थे, तो देयर वाज लॉट ऑफ इंटरफेरेंस बाय ब्रिटिशर्स, इस वजह से अन इंडियन बोला इसको। हाँ, नेक्स्ट आपका अन गांधीयन। अन गांधीयन क्यों बोला? ये मैंने आपको पढ़ाया है जब पंचायती राज में पढ़ा रही थी आपको। गांधी जी क्या चाहते थे? डिसेंट्रलाइज मॉडल। क्या अडॉप्ट किया गया? सेंट्रलाइज मॉडल। और गांधी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए आर्टिकल 40 ले आया गया। ठीक है, बाद में ऐड करा गया, कितने साल बाद? अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स के बाद। क्लियर है? तो अन गांधीयन नेचर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम पे इसका क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, a big size of a very big size of the constitution. And last is your Government of India Act 1935, copy pasted from
कॉपी पेस्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर? ये सारे आपके क्रिटिसिज्म हैं। पेन नहीं है मेरे पास भैया, वहां पे आके कर देंगे। लाएं एक पेन दे। समय की बात नहीं है, समय बहुत था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय कम नहीं होता है, समय बहुत था। देखिए मैं बता रही हूँ जो समझिए, जब आप कहीं पे आप मान लीजिए, मैंने पहले ही बताया था, आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी, तो आप पहले क्या देख रहे हो, किनके वीडियोस देख रहे हो, किनके इंटरव्यू देख रहे हो, जो इस सर्विसेज में सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो हम किसको देखेंगे, जो डेमोक्रेसीज एग्जिस्टिंग है, सक्सेसफुली काम कर रही हैं। क्लियर? इस वजह से सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना जरूरी था। उस टाइम पे कुछ पता नहीं था कैसे हमें इस देश को चलाना है आगे, और हमारा कंट्री सबसे अलग है। जो डाइवर्सिटी यहाँ पे है वो कहीं पे भी आपको देखने नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉपी इसलिए किया गया क्योंकि वो लिखा ही इंडियंस के लिए गया था, और उसमें जो फीचर्स अच्छे थे, क्यों ना उसे कॉपी किया जाए। फीचर्स अगर अच्छे थे तो कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द सोर्सेस। कर लें पहले सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? अमेंडमेंट्स को क्यों नहीं कर? क्रिटिसिज्म तो हर चीज का होता है। क्रिटिसिज्म करने में क्या है, हर चीज से हो सकता है। क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वहां पे किसी की पूजा करनी है जाकर के। बी एज क्रिटिकल एज पॉसिबल, जो सच्चाई है वो लिखिए, बट डोंट शो योर पॉलिटिकल एम्बिशंस। दिस इज द ओनली थिंग, एंड बी एज रियल एज पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट इज योर सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला आप देख लो यूएसए से, कंट्री वाइज कर लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट थिंग क्या लिया यूएसए से? फंडामेंटल राइट्स। सेकंड, सेपरेशन ऑफ पावर। क्लियर? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। थर्ड आपका हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट का कहां से लिया फीचर? सुप्रीम कोर्ट का फीचर कहां से लिया? यूएस से? हाँ, स्टैब्लिश की थी, बट सुप्रीम कोर्ट यूएस में है कि नहीं है? तो लिया है फीचर कि नहीं लिया है? नहीं लिया? पक्का? नहीं लिया? लिया? कितने कह रहे लिया? लक्ष्मीकांत में नहीं लिया है? ठीक है, ये लिखा आपने जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में? यूनियन एंड स्टेट्स। लक्ष्मीकांत खोल रहे हैं लोग अपना देखने के लिए। फिर नेक्स्ट आप देखोगे फीचर लिया है फेडरलिज्म का। देखिए यूएस जो है, इट इज अ ट्रू फेडरल कंट्री। यूएस जो है वो ट्रूली फेडरल है, और हम क्या है? इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल, मींस पार्शियली वी आर फेडरल।
Partially we are federal because we are a country with federalism and unitary bias. फेडरल फीचर्स भी हमारे पास है और यूनिटरी फीचर्स भी हमारे पास है, बट हमारा जो टिल्ट है, जो हमारा जो एक हम कह सकते हैं झुकाव है, वो किसकी तरफ है? यूनियन की तरफ, यूनिटरी फीचर्स की तरफ। क्लियर? तो जो फेडरलिज्म है वो हमारा पार्शियल है। प्रियम्बल को हमने, जो प्रियम्बल है हमारा, वो हमने आप कह सकते हो कॉपी किया है। ठीक, कैसे? फर्स्ट लाइन क्या है प्रियम्बल की? वी द पीपल। वहां पे क्या है? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये एज इट इज कॉपी किया है। इसका मतलब क्या है? वी द पीपल का मतलब क्या है? हाँ हाँ, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया आपने, गुड। देखिए, वी द पीपल का मीन्स है द सोर्स ऑफ पावर लाइज इन द पीपल, ऑल द पावर लाइज इन पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स ऑफ पावर यूएस में भी वो है, लोग हैं, और इंडिया में भी जो सोर्स ऑफ पावर है वो लोग हैं। वी द पीपल का मतलब इसलिए इसको अडॉप्ट किया है, अच्छी चीज थी इसलिए इसे कॉपी किया है। तो बोरो ऑल द गुड थिंग्स। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई? प्रियम्बल को लिया है। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू भी हो गया, फिर आपका है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 6 इज योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये आपका मिलेगा आर्टिकल 14। क्लियर? नेक्स्ट आपका हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये भी हमने लिया है यूएस से, बट फर्क ये है कि जो यूएस में वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज मोर पावरफुल। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज मोर पावरफुल एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज ऑल्सो मोर पावरफुल। इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो किस आर्टिकल में आप पढ़ते हो वाइस प्रेसिडेंट को? 63, राइट। ओके, आर्टिकल 63, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अमेरिका से जो भी सोर्सेज लिए समझ में आ गए? नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड इज रूल ऑफ लॉ। ये किसने दिया था रूल ऑफ लॉ? एवी डाइसी। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट लिखिए आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए? आयरलैंड से क्या लिया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्या लिया? सेकंड, इलेक्शन मेथड फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड। कैसे होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट का? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। क्या लिया कनाडा से? हाँ,
quasi federal feature. Second is your residuary powers lies with the center. फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से 3 वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारे बता दिए आपने, सारे लिए हैं। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। क्लियर? ये कहां से लिए? फ्रांस से। कब लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये वर्ड्स को बहुत यूज किया गया। क्लियर? तो लिखिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्या लिया? हाँ, अभी प्रियम्बल से पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे, ठीक है? रिपब्लिकन एंड इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक प्रोविजन है ये भी हमने फ्रांस से लिया। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लास्ट आपका है जर्मनी। देखिए पढ़ने को सोर्सेस बहुत सारे हैं, जितने भी आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है? कोई अंत नहीं है कहां से कौन सा प्रोविजन लिया। जर्मनी से सबसे इंपॉर्टेंट हमने लिया इमरजेंसी प्रोविजंस। एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी हमने जर्मनी से लिया। ये किसने यूज किया था? हिटलर ने। ओके, क्लियर है? अब आप हेडिंग डाल लो प्रियम्बल। कहां से लिया प्रियम्बल? अभी पढ़ा यूएसए से। क्लियर? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted this feature of preamble from USA। सिर्फ इंडिया ने नहीं, जहां जहां पे प्रियम्बल अब यूज हो रहा है वो सब यूएसए से अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूएसए ने ही ये फीचर यूज किया था। ओके, सेकंड आपका हो जाएगा, इसको प्रियम्बल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस बोले गए हैं, वो लिख लीजिए आप, वो इंपॉर्टेंट है। It is keynote of the Constitution of India. Preamble is the keynote of Constitution of India. ये बोला है आपका अर्नेस्ट बार्कर ने। ओके, अर्नेस्ट बार्कर ने बोला है Preamble is the keynote of Constitution of India. Next is your Ernest Barker. He was a political scientist. Next is your preamble is the identity card of the Constitution. Preamble is the identity card of the Constitution. ये एक लॉर्ड थे पलकीवाला। इन्होंने बोला, एक बार आप देख लेना स्पेलिंग का थोड़ा सा। नेक्स्ट इज योर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये कब के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे स्टेटमेंट्स? मेंस के लिए, ठीक है। प्री में नहीं आएगा, ये किसने बोला है, ये नहीं आएगा, बट आपके मेंस में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उस टाइम पे वैल्यू एडिशन के लिए आप प्रियम्बल पे अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में इसको आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, क्यों क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्जाम में, क्लियर। तो ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सारे स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लिया आपने, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला है पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था बेरुबारी यूनियन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट प्रियम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। कब बोला था? इन बेरुबारी यूनियन केस। 60 की 50? केशवानंदा भारती केस कब आया? 73, क्लियर। केशवानंदा भारती केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन। व्हाई? बिकॉज ही डाइड रिसेंटली, not because of basic structure, because he died recently, so he was in news, okay. So what is preamble? Can someone tell me कि preamble है क्या? It is a summary of the constitution. अगर आपको constitution में आपके क्या दिया हुआ है, like कि आपके constitution के objectives क्या हैं, aims क्या है, ठीक है। इंडिया जो है वो, इंडिया में कौन से फीचर्स हैं, प्रियम्बल याद है सबको? होना चाहिए याद कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मेंस में क्वेश्चन आ गया राइट डाउन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, 15 मार्कर क्वेश्चन। अगर आ गया तब ये कैसे आप कह सकते हो नहीं आएगा? इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्राइसिस किस चीज की है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड इज डिक्लाइनिंग, सेंस ऑफ ब्रदरहुड इज डिक्लाइनिंग। तो आप ये कैसे कह सकते हो नहीं आएगा? आपको पता है यूपीएससी के दिमाग में क्या चल रहा है? किसी को नहीं पता है, तो ये आप नहीं कह सकते नहीं आएगा। सेंस ऑफ ब्रदरहुड इज इन डिक्लाइन राइट नाउ। और आपके इसमें वर्ड कौन सा ऐड किया गया था? फ्रेटर्निटी ऐड किया गया था कि नहीं ऐड किया गया था? फ्रेटर्निटी वर्ड ऐड किया गया था। तो जब इसको जरूरत पड़ रही है ऐड करने की, तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो प्रियम्बल याद होना चाहिए आई थिंक, बिकॉज इट इज द समरी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात है, मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ पे कर रही हूँ क्या? मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूं। to come and stand here. प्रियम्बल में देखिए, प्रियम्बल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, कल ही क्लास में मैंने शायद आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्लियर। तो प्रियम्बल में उसको अडॉप्ट किया गया है, पर उसमें चेंजेस भी किए गए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पास किया था, मतलब उनको दिया था कब? फर्स्ट सेशन के बाद। मतलब फर्स्ट सेशन आपका कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? 9 दिसंबर 1946। उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या गोल होंगे हमारे, उसमें वो लिखा हुआ था। तो इसी से हमने इंस्पायर होके ही ये अपना प्रियम्बल बनाया है, क्लियर। तो लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, moved
Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the Constituent Assembly. And adopted by the Constituent Assembly. 10 minutes क्लास एक्सटेंड कर दूं आज, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फर्स्ट जो टर्म है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखिए सॉवरेन। सॉवरेन कब बने? When India became sovereign? आप बताओ। 1950, 26 जनवरी 1950। क्लियर? तब तक क्या थे? डोमिनियन स्टेटस। वी आर अ डोमिनियन ऑफ इंग्लैंड। वी बिकेम सॉवरेन ऑन 26 जनवरी 1950। सॉवरेन मीन्स व्हाट? डोमिनियन, कोई बताएगा डोमिनियन क्या था? लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स with the country and all the external powers with the country which is dominating. Clear? हमको डोमिनेट कौन कर रहा था? ब्रिटेन। जब उन्होंने हमको एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया तो हमारे पास क्या बची? लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। और जो भी एक्सटर्नल मैटर्स थे उसमें हम किससे बाइंडेड थे? ब्रिटेन से। अगर 1947 और 50 के बीच में इंडिया पाकिस्तान दोनों अलग अलग डोमिनियन थे, उनको एक दूसरे से लड़ाई करनी थी उसी टाइम पे। जो 71 में हुआ, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, वो अगर उनको उसी टाइम पे करना था, क्या कर सकते थे? बिकॉज दे वर नॉट सॉवरेन। क्लियर? सॉवरेन मीन्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पावर्स लाइज विद इन द कंट्री। क्लियर? लिख लीजिए इसमें, फ्री टू कंडक्ट देयर ओन अफेयर्स। Sovereign means a country is free to conduct their own affairs. अच्छा, अब आप यूएन के बारे में बहुत पढ़ते हैं आजकल। यूएन के बारे में बहुत पढ़ते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या ये सब हमारी सॉवरेनिटी पे एक अटैक है कि नहीं है? बिकॉज the provisions given by UN is not binding on us. कुछ भी हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बाइंड नहीं कर रहा है कुछ भी। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस मिलते हैं, किससे मिलते हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। वो सारे बाइंडिंग नहीं है। इट इज अपॉन आवर विल कि हम इसे एक्सेप्ट करना चाहें या ना करना चाहें। क्लियर? तो सॉवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंस टू कंडक्ट देयर ओन अफेयर्स। Next is your socialist. Socialist word पहले से था, इसको भी ऐड किया गया by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. It was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. सोशलिज्म क्या है, कोई बताएगा? कंट्रोल्स ऑन द स्टेट ओनरशिप। ओके, देखिए, जब हम मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म की बात करें या सोशलिज्म की बात करें तो मार्क्स क्या बोलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं और स्टेट हैज द कंट्रोल ओवर all the resources and it is the duty of state to distribute all the resources equally. सारे resources को equally distribute करने का काम किसको दिया है? स्टेट को। ये स्टेट का फंक्शन है, सारे resources को distribute करना। इंडिया में जो सोशलिज्म का फॉर्म है ये भी ठीक है, इसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया है, लेकिन यहाँ पे गांधीयन सोशलिज्म है। गांधीयन सोशलिज्म कैसा है कि स्टेट के पास, स्टेट को क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? अपॉर्चुनिटी टू अर्न द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस नहीं स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मींस स्टेट पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। स्टेट क्या, यहाँ पे क्या है कि अगर आप 50 रुपीज है, 50 रुपीज स्टेट के पास है
तो स्टेट को अगर 50 पॉपुलेशन भी स्टेट की कितनी है 50, ये एज्यूम कर रही हूं मैं, तो स्टेट को एक एक रुपए सारे लोगों को देना होगा। ये है आपका मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक, यहाँ पे क्या है गांधीयन सोशलिज्म में क्या है कि रिसोर्सेज जो है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज टू बिकम मिलेनियर और बिलियनियर, अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगा, रिसोर्सेज नहीं। क्लियर? तो गांधीयन सोशलिज्म मींस अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेज इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। तो यहाँ पे आपको दोनों का मिक्स मिलेगा, गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ये सोशलिज्म का यहाँ पे डेफिनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड, सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। क्लियर? मैंने अभी बताया था कि इसके प्रोविजन आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलेंगे, लेकिन फिर भी इसको ऐड किया गया। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ स्टेट, यही बोलेंगे ना। इंडिया में क्या है सेक्युलर का डेफिनेशन? All religions shall be same and they will be given equal respect and status. ये लिखिए इसको, all religions shall be same status, all the religions shall have the same status and position and they will be given equal respect. आर्टिकल 25 से 28 में आपको फंडामेंटल राइट्स में आपको मिलेगा। क्लियर? अच्छा, आपको प्रियम्बल अगर याद होता तो अभी आप बताते, प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स में ऐड इसके लिए सेक्युलर को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सेक्युलर के अलावा प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से जरूरत नहीं थी ऐड करने की? बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक, तो ये जो आपकी लाइन है बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, दिस ऑल्सो शोज व्हाट? सेक्युलरिज्म। ओके, द मोटिव ऑफ सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट इज योर डेमोक्रेटिक। Democratic means source of power lies in the people. फर्स्ट लाइन में ही वी द पीपल लिखा हुआ था। क्लियर? तो सोर्स ऑफ पावर लाइज इन द पीपल। सेकेंड इज, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कैसे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो आप सभी पार्लियामेंट में बैठ रहे होते जाके। समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट में कौन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय अस, द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, we are electing our representatives and they are sitting in the parliament. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो? हमें। ठीक है? क्लियर है? तो ज्यादा पावर किसके पास है? उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है। बजट राज्यसभा में डिस्कस होता है, बजट जो है आपका राज्यसभा में डिस्कस होता है। एक बात बताइए, आप बताओ, होता है कि नहीं होता है? आपसे बोल रही हूं मैं। हाँ, नहीं होता है। ये पता करके कल बताइए मुझे। ठीक है? डिस्कस होता है कि नहीं होता है? होता है। वोटिंग होती है बजट पे राज्यसभा में? नहीं होती। क्यों? बिकॉज लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और बजट जो है, जो पैसा है, वो लोगों का है। तो राज्यसभा के मेंबर्स कैसे उस पर साइन कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव्स आर द डायरेक्ट
इलेक्टेड पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वी आर इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो वहां पर जाके क्या बोल रहे हैं, हमारे जो नीड्स हैं उसको वहां पे फुलफिल करने का वो काम कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, देखिए एग्जीक्यूटिव जो है डेमोक्रेसी में क्या है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसको, लेजिस्लेचर को। पीरियोडिक इलेक्शंस है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, पीरियोडिक इलेक्शंस, ये सारे फीचर्स है किसके, डेमोक्रेसी के। रूल ऑफ लॉ, and independence of judiciary. Clear? Next is your republic. Republic. Republic means head of the state is elected. Second is no dynastic element. कोई भी डायनेस्टिक एलिमेंट नहीं, यहाँ पे कोई क्वीन नहीं है, कोई किंग नहीं है, ठीक। थर्ड इज योर पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू ऑल. फर्स्ट इज हेड इज इलेक्टेड, public offices are open to all. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखिए जस्टिस। ये सारे आपके प्रियाम्बल के ही वर्ड्स हैं, ठीक। इंडिया में हम बात करते हैं किसकी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये हमने टैगलाइन कहां से ली है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कहां से हमने उठाया है इसको, रशियन रिवॉल्यूशन। क्लियर? ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, किसमें, आर्टिकल 39 में। क्लियर? आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नेक्स्ट इज योर लिबर्टी। 2009 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। और उसमें ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस है उसमें राइट ऑप्शंस था, अब्सेंस ऑफ क्या, प्रिविलेजेस या कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रेंट्स। Absence of privileges is equality. समझ में आ रहा है? Absence of privileges is equality and absence of restraints is your liberty. Absence of restraints, कि कोई भी उनके ऊपर बंधन नहीं है, they are not binded, ये है लिबर्टी। क्लियर? अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन, लिबर्टी का मतलब समझ लो इसमें इंडिया में। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट लिबर्टी भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइड लिबर्टी। आपको ये लिबर्टी नहीं कि गए ताजमहल तोड़ दिया, समझ में आ रहा है, बिल्डिंग तोड़ने लगे कहीं भी खड़े होके, ये लिबर्टी नहीं, मन किया तोड़ दिया। यहाँ पे आए ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिख के चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। करते होंगे बट जब कैमरा ऑन है तब नहीं कर सकते, ठीक। लिबर्टी समझ में आ गया? तो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड लिबर्टी है।
नेक्स्ट इज योर इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी। व्हाट इज आर्टिकल 14? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 14 में आपको पता है, आर्टिकल 15 इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 abolition of untouchability। आर्टिकल 18 abolition of titles। क्लियर? इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात किसमें कही गई है, किस आर्टिकल में कही गई है? ये आपके सामने लिखा है आर्टिकल। आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात किसमें कही गई? हाँ, आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326। वोटिंग राइट्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। वोटिंग राइट्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? जब आपने कोई ऑफेंस किया है, ओनली देन। अगर आप जेल में हो तो कैसे वोट करने आओगे? तभी तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना वोटिंग राइट्स पे। वोटिंग राइट्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। लास्ट आपका है फ्रेटर्निटी। इट इज सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ओके, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये ऐड किया गया कि नहीं, कि ओरिजिनली था? ये ओरिजिनली था। ऐड कौन कौन से वर्ड्स किए गए, कोई बताएगा? सेक्युलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए। तो ये फ्रेटर्निटी जो है, ये कौन एम्पावर कर रहा है कि फ्रेटर्निटी बनी रहे? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्योर्स दैट फ्रेटर्निटी ऑफ द कंट्री इज मेंटेन। और क्या, और ऐसा क्या है जो हम सबको बाइंड करता है? सिंगल सिटीजनशिप। ओके, तो इसमें 2 आप समझ लो, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर? तो ये आपका प्रियम्बल का टॉपिक पूरा हो गया। और जो इंपॉर्टेंस है उसका, वो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो कोटेशंस लिखाए थे, वो आपका इसका इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास। बात पूछे क्वेश्चन।